कनाडा, एक बड़ा खूबसूरत देश जिसे अपने नेचुरल ब्यूटी, जेंटल स्पिरिट और क्वाइट स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है। इसके जंगलों से पुराने पेड़ों के फुसफुसाने की आवाज आती है। इसकी झीलों के पार हवा रेजिलियंस की कहानियां लेके चलती है। लेकिन कनाडा की एक ऐसी कहानी है जो कोई सुनना नहीं चाहता। एक कहानी जो बर्फ और साइलेंस के नीचे दबा दी गई। एक कहानी जो कोई याद नहीं करना चाहता। मास मर्डर की कहानी, गैकल फैमिली की कहानी। 1977 में कनेडियन गवर्नमेंट ने साउथ एशिया के लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए जो नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। उनमें से एक था कार्नेल सिंह गकल। उसने खबर सुनते ही तुरंत अपना एप्लीकेशन भर दिया अपने परिवार के साथ शिफ्ट होने का। चाहे कार्नेल इंडिया में आराम की जिंदगी जीता था, उसे हमेशा अफसोस था कि वो स्कूल नहीं गया था और उसे एजुकेशन नहीं मिली। वो रोज मेहनत से अपने फार्म पर फसल उगाता और जमीन संभालता, लेकिन दिल में वो चाहता था कि उसके बच्चों को, खासकर बेटियों को, ज्यादा मिले। कार्नेल सपना देखता था कि उसकी बेटियां अच्छे स्कूल्स में पढ़ें, बहुत कुछ सीखें और उसे बेहतर जिंदगी जिए। उसे विश्वास था कि कनाडा जाने से उन्हें ये मौका मिलेगा। वहां के स्कूल्स बेहतर थे और वो चाहता था कि वो एक दिन यूनिवर्सिटी जाए। चंद महीनों बाद ही कार्नेल को एक लेटर मिला जिससे वो बहुत खुश हुआ। उनके इमिग्रेशन पेपर्स आ गए थे, लेकिन उस वक्त सिर्फ एक प्लेन टिकट खरीदी जा सकती थी। इसलिए कार्नेल ने पहले कनाडा जाने का फैसला किया। प्लान सिंपल था। वो पहले जाएगा, नौकरी ढूंढेगा, पैसा कमाएगा और रहने का इंतजाम करेगा। सब कुछ तैयार होने पर वो अपनी बीवी और बेटियों को बुला लेगा। कार्नेल कनाडा पहुंचा तो सब कुछ नया और अलग लगा। किस्मत से कुछ जाने पहचाने लोगों ने उस वर्णन के पास एक छोटे शहर में काम ढूंढने में मदद की। उसका पहला काम था एक फ्रूट बार में, जहां वो सेब और दूसरे फल चुनता था। उन शुरुआती दिनों में जिंदगी बहुत मुश्किल थी। कार्नेल को अपने परिवार की बहुत याद आती थी। हर सुबह वो अकेला उठता और हर रात घर की याद लेकर सोता। मौसम ठंडा था और काम आसान नहीं था। कभी कभी वो नए देश के रूल्स या चालान समझ नहीं पाता था। ऐसे लम्हे आए जब उसे लगता था कि हारना चाहिए, लेकिन उसने नहीं हारा। वो अपना मकसद याद करके आगे बढ़ता रहा, अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी बसाने के लिए। लेकिन कार्नेल बहुत मेहनती आदमी था। 2 साल बाद उसने एक वुड फैक्ट्री में प्लेनर मशीन चलाना शुरू कर दिया। साथ ही वो पार्ट टाइम ब्लूबेरी फील्ड्स में भी काम करता। दिन रात काम करके उसने कमाया हुआ पैसा बचाना शुरू किया। कुछ सालों बाद वो 3 मंजिल वाला घर खरीदने में कामयाब हो गया। फिर उसने अपनी बीवी और बच्चों को कनाडा बुलाने की प्रोसेस शुरू की। 1974 में तरन कोरे और उनकी बेटियां जसबीर कौर, रजवार कौर और बलविंदर कौर आखिरकार कनाडा पहुंचे। कार्नेल लंबर मिल में लगातार काम करता रहा और वक्त के साथ वहां बेहतर नौकरी पाली। अपनी जिंदगी सेटल्ड और कंफर्टेबल होने के बाद भी कार्नेल इंडिया में अपने अपनों को कभी नहीं भूला। धीरे धीरे उसने अपने 2 भाइयों और एक बहन को भी अपने परिवार के साथ कनाडा शिफ्ट करने में मदद की। उनका खुद का परिवार भी बड़ा हुआ। उन्हें 3 और बच्चों की बरकत मिली। एक बेटी कुलविंदर कौर, 5वीं बेटी हरदीप कौर और आखिर में एक बेटा जसपाल सिंह। सारे 6 बच्चे एक गर्मजोश और प्यार भरे घर में पले बड़े, जहां पढ़ाई को हमेशा बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। सबसे बड़ी बेटी जसबीर ने सोशल वर्कर की पढ़ाई की और पेमेंट सर्विसेज में नौकरी शुरू की। राजवार ने डेंटल हाइजीन कोर्स पूरा किया और डेंटल क्लिनिक में काम किया। बलविंदर ने अपने करियर के लिए फार्मेसी चुना और फार्मासिस्ट बनी। कुलविंदर यूनिवर्सिटी की 2nd ईयर में थी, क्रिमिनोलॉजी पढ़ रही थी। हरदीप अपने हाई स्कूल की फाइनल ईयर में एक स्मार्ट और मेहनती स्टूडेंट थी।
उसे पहले ही कई स्कॉलरशिप्स मिल चुके थे और वो केमिकल इंजीनियर बनने का सपना देखती थी। सबसे छोटा और एकला बेटा जसपाल ग्रेड 9 में था। सारे 6 बच्चे एनर्जी, उम्मीद से भरे थे और अपनी अपनी राह में आगे बढ़ रहे थे। कुछ साल बीत गए और अब बड़ी बेटियों के लिए अच्छे लाइफ पार्टनर्स ढूंढने का वक्त आ गया। कार्नेल और दारोन ने हर कदम परफेक्ट करने की बहुत मेहनत की। पहला रिश्ता जसबीर का तैयार हुआ। उसका विवाह बलजीत सिंह चिरोन से हुआ, जिसे रॉजर के नाम से भी जाना जाता था। जैसे मैंने पहले बताया, जसबीर सोशल वर्कर थी। उसने डोमेस्टिक अब्यूज सहने वाली औरतों की मदद करने में 9 साल बिताए थे। रॉजर के पास भी एक स्टेबल नौकरी थी। वो मैट्सक्वी जेल में करेक्शनल ऑफिसर था। शादी के बाद जसबीर एबट्सफोर्ड शिफ्ट हो गई, कनाडा का एक शांत शहर। वहां उसने अपनी नई जर्नी शुरू की और एक प्यारा घर बसाया। 1994 में दूसरी बेटी राजवार की शादी का वक्त आया। वो 26 साल की थी। उनके लिए एक पंजाबी लड़का अच्छे और इज्जतदार परिवार से चुना गया। 28 साल के सुखविंदर विजय चाहल, जिसे मार्क बुलाया जाता था, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था। दोनों परिवारों की कुछ मुलाकात के बाद शादी तैयार हो गई। शादी ओकनागन सिख टेंपल में हुई और लगभग 400 मेहमानों ने शिरकत की। मार्क ने पहले ही बरनाबी शहर में एक अपार्टमेंट खरीद लिया था, जो राजवार के मायके से 5 से 6 घंटे की दूरी पर था। शादी के बाद राजवार उसके साथ रहने चली गई। राजवार और मार्क दोनों के पास अच्छी नौकरियां थी और अच्छी कमा रहे थे। लेकिन जैसे हम सब जानते हैं, सिर्फ पैसा खुशी नहीं लाता। दुखद बात यह है कि अपनी शादी की रात ही मार्क ने बहुत ज्यादा शराब पी ली। एक छोटे झगड़े में उसने राजवार को थप्पड़ मारा और दर्दनाक शब्द बोले। वो एक पल आने वाले दर्द का बस पता देने वाला था। अगले कुछ महीनों में मार्क का बिहेवियर और खराब होता गया। वो राजवार को लात मारता, मुक्का मारता, कुर्सियां फेंकता और उसे पांव पकड़कर कमरे के पार घसीटा करता। उसके चेहरे और जिस्म पर अक्सर चोट के साफ निशान, ब्रूसेस और स्क्रैचेस दिखते थे, जो बंद दरवाजों के पीछे चल रहे दर्द की कहानी कहता था। मार्क ने सिर्फ राजवार को फिजिकली हर्ट नहीं किया, उसने अपनी बातों से उसे डराया भी। उसने धमकी दी कि अगर उसने कभी किसी को पिताई के बारे में बताया तो उसे मार डालेगा। वो बहुत जेलस था और उसकी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल चाहता था। मार्क को पसंद नहीं था कि राजवार किसी से बात करे, बच्चों से भी नहीं। उसके कायदे काड़े थे और वो उसे पड़ोसियों से बात करने, दोस्तों के पास जाने या घर का फोन उठाने तक नहीं देता था। राजवार जैसी समझदार औरत इतनी दर्दनाक जगह क्यों रही? जवाब यह है कि वो स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज के साथ पली बढ़ी थी। उसे महसूस होता था कि अपने परिवार की इज्जत और अपने माँ बाप का सम्मान बचाना उसकी जिम्मेदारी थी। वो डिवोर्स और उससे होने वाली शर्म से भी डरती थी। एक दिन राजवार ने हिम्मत जमाई। उसने एक छोटा बैग पैक किया और अपनी बड़ी बहन जसबीर के पास रहने चली गई। राजवार 3 दिन वहां रही, अपनी नई राह शुरू करते हुए। जसबीर ने राजवार को हिम्मत और उम्मीद दी। साथ मिलकर उन्होंने अपने माँ बाप को दर्दनाक सच बता दिया। कार्नेल और डारन ने राजवार की तकलीफ सुनकर बहुत दुख पाया, लेकिन उन्हें उस पर विश्वास था और उन्होंने उसे ब्लेम नहीं किया। उन्होंने उसे प्यार और पूरी हिम्मत से वापस घर में अपनाया। 5 जनवरी 1995 को राजवर ने मार्क के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए CMP पुलिस स्टेशन गया। बाद में उसने पुलिस से कहा कि रिपोर्ट में मार्क का नाम न ले। पुलिस ने सुन लिया और कोई सवाल किए बगैर उसका बयान रिकॉर्ड कर लिया। कार्नेल और डारन की नींद उड़ गई थी। एक तरफ वो राजवर की सेपरेशन और डिवोर्स के स्ट्रेस से परेशान थे, दूसरी तरफ वो अपनी बेटी बलविंदर की शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। इस बार वो एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहते थे। किसी भी रिश्ते को हाँ कहने से पहले उन्होंने दुल्हे के बैकग्राउंड की पूरी जांच करवाई। उन्होंने ऑफिशियल्स से बात की और कम्युनिटी में पता किया
उनकी डिटेल्स कंफर्म करने के लिए। वो लड़का एक इंजीनियर था, अच्छे और इज्जतदार परिवार से, जो रेलवे डिपार्टमेंट में काम करता था। दोनों परिवारों के हाँ कहने के बाद उन्होंने 1 साल तक शादी रोकने का फैसला किया, ताकि लड़का लड़की अपनी जिंदगी शुरू करने से पहले एक दूसरे को अच्छे से जान सके। जब गाकल परिवार की जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी, तब मार्क के लिए सब कुछ बिखर रहा था। वो कंट्रोल खो रहा था। राजवार से मिलने से पहले भी मार्क ने गन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था और ये मिल गया था, लेकिन तब उसने कोई हथियार नहीं खरीदा था। ये बदल गया जब उसकी शादी टूट गई और उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। मार्क ने यूएस से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल खरीदी, जिसका नाम खालात था। कनाडा में आम लोगों के लिए ऐसे हथियार अलाउड नहीं हैं। सिर्फ पुलिस, कुछ सिक्योरिटी वर्कर्स या गन क्लब्स के मेंबर्स ही ऐसे हथियार रख सकते हैं। क्योंकि मार्क एक राइफल क्लब का मेंबर था, उसे कोई दिक्कत के बगैर गन मिल गया। उसके बाद वो लगभग हर रोज शूटिंग रेंज पर प्रैक्टिस करने लग गया। राजवार को गहराई में महसूस होने लगा कि कुछ बुरा होने वाला है, और उसका एहसास सही था। मार्क ने डराने वाले फोन कॉल्स और डेथ थ्रेट्स देना जारी रखा। अनसेफ महसूस करते हुए राजवार फिर से सीएमपी पुलिस के पास गई और एक और रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन फिर से उसने पुलिस से कहा कि सिर्फ मार्क को डरा दिया जाए, उसे अरेस्ट नहीं किया जाए। पुलिस ने मार्क के घर जाकर उसे धमकी दी, लेकिन उसने सब कुछ डिनाई कर दिया। उसने कहा कि उसने कभी धमकी नहीं दी और दावा किया कि ये सब उसे बुरा बनाने की चाल है। प्रूफ के बिना पुलिस ने केस ड्रॉप कर दिया। पुलिस की वार्निंग ने मार्क को और गुस्सा दिला दिया। हिम्मत कैसे हुई उसकी पुलिस को मेरे घर भेजने की? राजवर ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, वो चिल्लाया। बाद में 1995 में मार्क ने चुपके से एक दूसरा पिस्टल खरीद लिया। धमकियां नहीं रुकी। मार्क राजवर के माँ बाप को फोन करते हुए चिल्लाता रहा और उस पर इल्जाम लगाता रहा महीनों तक। जनवरी 1995 तक डिवोर्स केस कोर्ट के लिए तैयार हो गया। दोनों के लॉयर्स थे। लॉयर के ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान राजवार और मार्क आमने सामने मिले। उसी दिन मार्क को पता चला कि बलविंदर की शादी 6 जून 1996 के लिए प्लान की गई थी। बलविंदर की शादी से सिर्फ 2 दिन पहले मार्क ने कपड़े और अपनी गन्स एक बैग में डाले। वो अपनी कार में बैठा और 4 घंटे ड्राइव करके टोरंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट गकल के घर से सिर्फ 30 मिनट दूर था। याद रखिए, राजवार और उसका परिवार वर्नन में रहता था। एयरपोर्ट पार्किंग में मार्क ने अपनी कार छोड़ दी और रेंटल बूथ से एक ग्रीन वैन रेंट की। वो वैन में बैठा और सीधा वर्नन की तरफ चला गया। वहां उसने ग्लोब होटल में 2 रातों के लिए रूम बुक किया। ग्लोब होटल गकल फैमिली के घर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था। 5 अप्रैल 1996 को गकाल फैमिली का घर मंडी हिना पार्टी की खुशी से भर गया था। पिछले दिन ही उन्होंने घर को खूबसूरत बनाने के लिए लाइट्स और फ्लावर्स लगाए थे। सुबह जल्दी ही कार्नेल और डारन ने सबको जगाया। उनकी सारी बेटियां जसबीर, राजवार, बलविंदर, कुलविंदर, हरदीप और उनका सबसे छोटा बेटा जसपाल घर पर ही थे। जसबीर को पति रॉजर, उनकी 3 बेबियां और उनके सास ससुर गरमेल और दूसरे भी आ चुके थे। शाम को बहुत सारे दोस्तों, करीबी रिश्तेदारों और पड़ोसियों को मेहंदी और दुल्की की रस्मों में शामिल होना था। फ्रंट यार्ड अच्छे से सजाया गया था और सब कुछ तैयार करने में व्यस्त थे। नाश्ता करने के बाद सुबह करीब 10 बजे कार्नेल ने एक बकेट पानी और स्पॉन्ज उठाया और अपनी कार धोने बाहर गया। सुबह करीब 10 बजे कार्नेल अपनी कार धोने में व्यस्त था। उसने वो ग्रीन वैन नहीं देखी जो चुपके से पास रुकी थी। तभी मार्क वैन से बाहर आया। बिना किसी वार्निंग के उसने कार्नेल पर गोली चलाना शुरू कर दिया। एक गोली कार्नेल को लगी और वो जमीन पर गिर गया, अपने ही घर के सामने बैडली हर्ट।
मार्क ने फिर गोली चलाई। इस बार घर की खिड़कियों को निशाना बनाया। ग्लास जोर की आवाज के साथ टूट गया। तुरंत बाद मार्क सीधा घर के अंदर चला गया। अंदर जसबीर अपनी बेटियों के साथ बैठी कार्टून्स देख रही थी। राजवर और उनकी माँ भी उसी रूम में थे। मार्क ने सोचने या रुकने के बगैर उन पर गोली चलाना शुरू कर दिया। वो एक रूम से दूसरे रूम में गया। अपनी दोनों पिस्तौल से बार बारी परिवार के मेंबर्स पर गोली चलाता रहा। भयानक हमले के बाद सब कुछ खामोश हो गया। मार्क शांत चाल से घर से बाहर आया, विन में बैठा और जैसे कुछ हुआ ही ना हो चला गया। इसी वक्त हैरान पड़ोसियों ने 911 कॉल किए। कुछ ही मिनट में CMP पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स घर पहुंच गए। सबसे पहले उन्हें कार्नेल का जिस्म गाड़ी के पास पड़ा दिखा। ड्राइववे से स्ट्रीट तक खून बह रहा था। फ्रंट डोर के पास उन्होंने दरन कौर का जिस्म पाया। उनकी पीठ में 2 गोलियां लगी थी। सबसे दिल दुखा देने वाला मंजर लिविंग रूम में था। टेलीविजन पर अब भी कार्टून्स चला रहे थे, जो रूम में बार पे हॉरर का बिल्कुल उल्टा था। जसबीर का जिस्म सोफा पर ठंडा और बेहोश पड़ा था। उसकी 3 छोटी बेटियां उसके बेजान जिस्म से चिपकी हुई थीं। पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ है। उनमें से एक ट्विन बेटी जस्टीन को 2 गोली लगी थी, लेकिन किसी तरह वो अभी भी सांस ले रही थी। दूसरी दोनों लड़कियां ब्रिटनी और कोर्टनी फ्लोर पर डली हुई थी। डर गई थी, लेकिन उन्होंने कोई चोट नहीं आई थी। उनके पापा रॉजर पास ही फ्लोर पर पड़े थे, गोलियों से छाले हुए। चाहे वो मर रहा था, लेकिन अपनी आखिरी हिम्मत से उसने पुलिस को बताया कि ये कौन किया। मार्क विजय जहाल। घर के दूसरे हिस्सों में दर्द जारी था। रॉजर की मां जर्मेल को चेहरे पर गोली लगी थी। वो नहीं बची। परिवार के दूसरे मेंबर्स बलिंदर कौर, कुलविंदर कौर, हरदीप कौर और जसपाल अलग अलग कमरों में मिली, बैडली हर्ट। मदद पहुंचते तक वो जिंदा थे, लेकिन अफसोस की बात है कि उनमें से कोई भी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सका। बस 3-4 मिनट में मार्क चहाल ने पूरी गकल फैमिली को तबाह कर दिया था। जब पुलिस ने घर सर्च किया तो उन्होंने 2 खाली मैगजीन्स पाए, जिसमें हर एक में 10 गोलियां होती थीं और एक रिवॉल्वर की 28 खाली शेल्स। घटना के बाद मार्क चहाल अपने होटल रूम में वापस गया। वहां उसने एक छोटा सा नोट लिखा, जिसमें उसने अपने परिवार से किया हुआ माफी मांगी। करीब 11 बजे सुबह होटल वर्कर्स ने गोली चलने की आवाज सुनी। चेक करने पर उन्होंने मार्क को मुर्दा पाया। उसने अपने ही गन से अपनी जान ले ली थी। जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी की तो असल सच सामने आया। इसने दिखा दिया कि एक इंसान कितना जालिम हो सकता है। पूरी फैमिली में से सिर्फ 4 लोग इस हमले में बचे। जसबीर की 3 छोटी बेटियां और उनकी दाढ़ी जर्मेल। अगले ही दिन सिख परिवार के करीबी रिश्तेदारों की मदद से गुरुद्वारा ओकनागन सिख टेंपल में शादी की तैयारियां फिर भी हुई, लेकिन अब वो खुशियों वाला इवेंट गहरे दर्द में बदल चुका था। पूरा शहर फ्यूनरल में शामिल होने के लिए जमा हुआ। ताबूतों को खुला रखा गया और लोग सिख कम्युनिटी के दर्द में अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने आए। ये केस दिखाता है कि ह्यूमन एंगर का डार्क साइड और ये कितना गहरा दर्द दे सकता है। ये एक ट्रैजिक रिमाइंडर है कि जिंदगियां कितनी जल्दी बर्बाद हो सकती हैं और वार्निंग साइंस को समझना कितना जरूरी है। कभी देर हो जाए उससे पहले। कोई भी परिवार ऐसा दर्द ना झेले। आज की कहानी यही थी। आप क्या सोचते हो? अपने विचार कमेंट्स में शेयर करो और नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलो। शुक्रिया।